हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी लोगों का जो लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लगातार पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में शेयर कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यह वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको बताते हैं आपके काम की खबरें, आपके मतलब की खबरें, आपकी आमदनी से जुड़ी खबरें और आपके देश की खबरें, वो भी बिना किसी म्यूजिक के बजाए हुए, बिना आपका टाइम पास किए हुए। और आपका टाइम और एनर्जी बचाना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है जो हम करने जा रहे हैं। और वेलकम टू द पारी शो। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोरोना जो है 40 लाख के पार हो चुका है। तो हमारे देश में कोरोना के आंकड़े जो है 40,20,000 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या जो है 70,000 हो चुकी है इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और सरकार जो है लॉकडाउन खोले जा रही है और अनलॉक 4.0 में हम अब जी रहे हैं। तो जो है लॉकडाउन पूरी तरह से एक के बाद एक खोले जा रहे हैं और 4.0 में आप रह रहे हैं। तो अभी सारे लॉकडाउन्स की आपको सूची दी जा रही है, ताकि आप जब मर के ऊपर जाएंगे तो आप बताएंगे, जब आपस में डिस्कशन होगी वहां पर तो लोग बताएंगे, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे कि आप कौन से लॉकडाउन में अनलॉक में आए थे, किस लॉकडाउन के अनलॉक में आप आए थे। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन 1, 2, 3 स्टेजेस में आ रहा था, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। अभी फिलहाल जो है सरकारी लोग या अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि जब अब अनलॉक 4 हो रहा है तो क्या बजाना है, और जब अनलॉक 5 होगा तो क्या बजाना है, 7 सितंबर से जब मेट्रो चालू हो जाएगी तब क्या बजाना है, तो ये अभी कोई बताने को तैयार नहीं है। खैर, चीन के 118 ऐप जो है हमने दोबारा बंद कर दी है और अब जो है चीन की जो टोटल ऐप्स है 224 ऐप्स को हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे चीन के जो मंत्री है एक जिनका नाम है वांग ही, विदेश मंत्री जो है, जो बार बार झूठ बोलते रहते हैं, उन्होंने ये बताया है कि देखिए हमने तो कोई सहमति सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन हाँ डेफिनेटली हमारे ऐप्स बैन करके भारत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है। इसके पहले 2 दिन पहले उन्होंने बताया था कि भारत जो है हमारे सैनिकों की बेइज्जती कर रहा है, हमारी पीपल्स लिबरल पार्टी जो है उसकी तौहीन कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो इस तरह से कुछ चीजें सामने निकल के आ रही है। और उसने ये भी कहा है कि जो शनिवार को जो भी झड़प हुई है, शनिवार को जो भी गोगरा हॉट स्प्रिंग में और कैलाश मानसरोवर में और जो लेह में जो झड़प हुई है, उन सब के पीछे जो है भारत ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हमारा कोई लेना देना जो है इन झड़पों से नहीं है, ना ही हमारे सैनिक किसी भी सहमति सीमा का उल्लंघन करते हैं। भारत के बारे में उसने कहा है कि भारत जो है WTO के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और भारत को तत्काल सुधार करना चाहिए। इस तरह से ग्लोबल टाइम्स में एक धमकी भरा फरमान जो है चीन की सरकार ने दिया है। मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करने में चीन बुरी तरह से लगा हुआ है और कह रहा है कि हमारी चीनी कंपनियां जहां भी जाती है वहां पे नियमों का, कानूनों का पूरी तरह से पालन करती है। हमारी चीनी कंपनियां जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी पूरी बखूबी निभाती है और हमारी चीनी कंपनियां जो है वो किसी भी तरह के जो है उत्पादों में और उत्पाद जो हम बाहर भेजते हैं, मोबाइल हो, एसेसरीज हो, पार्ट्स हो, उसमें से किसी तरह का हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये सारी जो छोटी मोटी हरकतें हैं वो भारत करते रहता है। PUBG जैसे ऐप बंद करने पे और टिकटॉक जैसे ऐप बंद करने पे जो है नुकसान भारत का ही हो रहा है और भारत की बहुत सारी कंपनीज का नुकसान हो रहा है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत सरकार डेफिनेटली हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। ऐसा ग्लोबल टाइम्स जो चीन का सरकारी न्यूज़पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया है कि चीन जो है साम्यवादी देश है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वहाँ पर न्यूज़पेपर भी सरकारी होता है, जो सरकार कहती है वही छापता है। तो बुधवार को जो सरकारी न्यूज़पेपर है उसमें धमकी दी थी और अब ये बताया गया कि भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और भारत को सख्त सुधार की आवश्यकता है और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई भारत के ऊपर की जानी चाहिए। ऐसा WTO को घेरे में लेकर चीन ने बताया है। चीन ये भूल गया है कि WTO में जो उसकी सदस्यता थी वो भी 1962 में उसको नेहरू जी ने ही दिलवाई थी और आज वो WTO के जो सदस्य है वो भी भारत की वजह से ही है। ये चीन कहीं ना कहीं पे भूलता जा रहा है और चीन ने हमेशा ही आक्रामक रूप दिखाया है, चाहे रशिया और चाहे अमेरिका और हर किसी के पास आक्रामकता से वो लड़ा है और पहले धावा चीन खुद बोलता है। लेकिन चीन ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको चीन ने ठगा नहीं, और चीन की जो झूठ बोलने की पॉलिसीज है उसमें चीन एक्सपर्ट है और चीन को पता है कि कब क्या झूठ बोलना है और चीन वही करता आ रहा है। चीन अभी भी वही कर रहा है और अभी भी जो शनिवार को कार्रवाई हुई है उसके लिए चीन जो है LAC पे जो झड़प हुई है उसके लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है। और चीन ने ये भी कहा है कि भारत जो है वो तिब्बती लोगों को सपोर्ट करता है। अमेरिका की CIA एजेंसी जो है वो तिब्बतियों को सपोर्ट करती है और जो भी वहाँ की एक प्रवक्ता है
शुनियंग ने बताया है कि जो तिब्बत को सपोर्ट करता है हम उनको पसंद नहीं करते। अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी भी तिब्बत के साथ मिली हुई है, इसलिए हम अमेरिका को पसंद नहीं करते। अब भारत भी जो है वो तिब्बत के साथ में मिला हुआ है, इसलिए हम भारत को भी पसंद नहीं करते हैं। और तिब्बत को शरण देने वाले के साथ में हम लोग जो है अपनी मित्रता नहीं समझते हैं। और ऐसे सारे बयानों को देखते हुए, ऐसे सारे जवाबों को देखते हुए अब म्यांमार ने भी जो है चीन से हाथ जोड़ लिए हैं। चीन को कहा है कि हम आपके साथ में कोई परियोजना नहीं कर रहे हैं। खैर, जो करीब 116 अरब डॉलर की परियोजना जो म्यांमार करने वाला था चीन के साथ में, अब म्यांमार नहीं करेगा। चीन इसको लेके बहुत एक्साइटेड था। और ये CMEC के जो थे उसमें 38 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से म्यांमार ने चीन का नाम हटा दिया है। और म्यांमार ने अब सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि 18 प्रोजेक्ट्स में ही चीन को रखा है। और अभी कहते हैं कि वो भी कम करके म्यांमार जो है 9 प्रोजेक्ट्स कर देगा चीन के, और सिर्फ 9 प्रोजेक्ट्स में ही चीन रह पाएगा। ऐसे म्यांमार की सरकार की उद्घोषणा है। म्यांमार की सरकार चाहती है कि चीन के साथ में किसी तरह की परियोजना ना की जाए, चीन के साथ में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका का हम्बनटोटा एयरपोर्ट है, जहां पर मालदीव्स के बहुत सारे द्वीप से और बहुत सारे ब्रिजेस है, जिस तरह से पाकिस्तान को चीन ने अपना गुलाम बना लिया है, जिस तरह से अभी थाईलैंड के साथ में चीन ने हरकतें दिखाई है। और चीन जो है लगातार नहर बना, क्राइसमस नहर के बारे में कल मैंने आपको वीडियो बताया था, आप वहां जाके देख सकते हैं, जो थाईलैंड ने मना कर दिया चीन को। लगभग सभी चीन को नकारते जा रहे हैं, लगभग सभी लोग चीन से नाता तोड़ते जा रहे हैं। और इसी घटना के चलते, इसी चक्रव्यूह के चलते जो है अब म्यांमार ने भी चीन से किनारा कर लिया है। म्यांमार चाहता है कि चीन के साथ में वो किसी तरह का संबंध ना रखे। म्यांमार चाहता है कि चीन को जो टोटल CMEC के 38 प्रोजेक्ट्स थे उन सब में से बाहर निकाल दिया जाए, मगर मजबूरन उसको 9 प्रोजेक्ट्स में चीन को रखना पड़ेगा। और CMEC के जो इतने बड़े हाई लेवल की चीन को आमदनी होने वाली थी, एक तरह से आमदनी चीन की चोट खाएगी। और चीन शायद फिर एक बार जिस तरह से थाईलैंड से भड़क रहा है, जिस तरह से रशिया से भड़क रहा है, जिस तरह से अमेरिका से भड़क रहा है, एक बार फिर शायद अपना सख्त रवैया चीन म्यांमार को दिखाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। खैर, नेपाल में कोरोना के जो संक्रमित जिले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 12 नए जिले आए हैं जहां पे कोरोना के पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और टोटल जो है 24 घंटे में 46,000 पेशेंट्स आए हैं। और चीनी सरकार का कहना है कि हम जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले जोन में पहुंच चुके हैं। और हमारे यहाँ पर जो है हमारी जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस कोरोना की वजह से। और नेपाल जो है एक डेंस पॉपुलेटेड छोटा सा देश है, तो जहाँ पर कोरोना बहुत फास्ट पहुंच सकता है, बहुत जल्दी पहुंच सकता है, इसलिए जो है कोरोना वहां पे जल्दी पकड़ रहा है। और 12 जिले कल निकल के सामने आ रहे हैं जहां पर नेपाल में कोरोना फैल गया है, जहां पे नेपाल में कोरोना चल रहा है। खैर, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका और चीन जो है साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व हो गए, तैनात हो गए हैं। और अमेरिका ने 2 जासूसी विमान जो है चीन की सीमा में प्रवेश कर दिए हैं। और चीन के सैनिक सिर्फ मुंह देखते हुए रह गए। ये जासूसी विमान जो है चीन के, इनका नाम U-2 जासूसी विमान है। और साउथ चाइना सी से घूमते हुए पूरे चीन का चक्कर लगा के जासूसी विमान आए हैं, ऐसा खबरों में आ रहा है। और चीन ने इसकी बहुत ज़्यादा जो है भत्सना की है, बहुत ज़्यादा आलोचना की है। और चीन ने धमकी दे दी है। और चीन ने बताया है कि अगर अमेरिका ने अगली बार ऐसा किया और हमारे यहाँ पर, हमारी साउथ चाइना सी से लेकर हमारे चीन में अगर कुछ भी इस तरह के जासूसी विमान आते हैं तो अमेरिका को इसकी कीमत भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने भी बताया कि चीन चाहे जितनी भी धमकी दे दे, अमेरिका को डरा नहीं सकता। अमेरिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु शक्ति है चीन के मुकाबले। और अमेरिका जो है किसी भी तरह की अपनी मनमानी करेगा और चीन अमेरिका की मनमानी पे पाबंदी नहीं लगा सकता है। और चीन को जो पूरी तरह से घेरने का अमेरिका के पास में U-2 जासूसी विमान से भी बढ़कर बड़े बड़े विमान हैं। तो अमेरिका ने बताया कि दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट्स, जिसको हम स्पाई एयरक्राफ्ट्स कह सकते हैं। और चीन हमको किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट्स को जो है ना भेजना या भेजने पे आपत्ति नहीं ले सकता। मतलब एक तरह से अमेरिका ने जो अपना वही पुराना एटीट्यूड है वो चीन को दिखा दिया है और चीन को बतला दिया है कि चीन अपनी हद में रहे। लेकिन चीन ने भी
कोई कमी नहीं छोड़ी। चीन ने भी बुरी तरह से अमेरिका को हड़काया है और धमकाया है, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका का सख्त रवैया है और डोनाल्ड ट्रंप कितनी बुरी तरह से नाराज़ है चीन से कि वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। वो बहुत जब से उनके भाई रॉबर्ट ट्रंप का निधन हुआ है कोरोना की वजह से, वो चीन को बहुत ज़्यादा नफरत की नज़रों से देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी भी हद में चीनी कंपनी को और चीनी जो ये वायरस है इसकी वजह से मैं चीन को नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं अगली बार इलेक्शन में जीत के आता हूँ तो चीन की खैर नहीं है। और इसीलिए चीन जो है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के इलेक्शंस में भी अपना इंटरवीन चीन और रशिया बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। आगे चलते हैं कि भारत से जो विवाद करने के बाद में नेपाल की हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि नेपाल जो है खेतीहर देश है और नेपाल को अपनी खेती के बहुत सारे कार्यकलापों के लिए, बहुत सारे खेती के उत्पादों के लिए भारत पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 टन यूरिया जो है एक फ़ोन पे पहुंचा दिया था नेपाल में, और कहीं ज़्यादा खेती के उपजाऊ उर्वरक जो है हमने नेपाल को हर साल लगातार पहुंचाए हैं। लेकिन इस बार जो है चीन ने जो लिब्या धुरिया काला पानी और जो हमारा लिपू लेक का एरिया है अपने नक्शे में बता के हमसे पंगे ले लिए हैं। और अब जो है शेख हसीना को फ़ोन लगाना पड़ा, केपी शर्मा ओली को। और शेख हसीना मैं आपको बता दूं बांग्लादेश की पीएम हैं, और उनसे उन्होंने 50,000 टन यूरिया मंगवाया है और जो उनको डिलीवरी मिलने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेपाल की हालत है वो नेपाल ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। नेपाल ने खुद अपने पैरों पे जो है एक तरह से सांप कटवा लिया है। तो अब डेफिनेटली हम तो मदद करेंगे नहीं, तो पड़ोसी देश के पास जाना पड़ेगा। बांग्लादेश ने मदद करने के लिए हाँ कह दिया है। तो नेपाल जो है बहुत बुरे हालातों का सामना कर रहा है हमसे पंगे लेने के बाद में। तो ये चीज़ सामने आ रही है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। खबर ये भी है कि डॉक्टर कफील खान जो है वो कांग्रेस में प्रियंका गांधी की समझाइश पे, प्रियंका गांधी की अश्योरिटी पे अब जयपुर में जाकर रह रहे हैं। और वो जब छूट कर आए तो उनका जो है एक जो कांग्रेस के बहुत बड़े विधायक प्रदीप माथुर जो है, जो 4 बार विधायक रह चुके हैं और एक बार सांसद भी रह चुके हैं, तो उन प्रदीप माथुर के यहाँ पर वो रुके हुए थे मथुरा में, क्योंकि मथुरा जेल में ही डॉक्टर कफील थे। और डॉक्टर कफील ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर योगी सरकार अपने आप को राम राज्य बता रही है, यूपी को राम राज्य बता रही है, तो राजा का काम राज धर्म करना है, लेकिन हमारे यहाँ राजा बाल हट कर रहे हैं। जो उनको बार बार 8 महीने तक उनको अंदर रखा गया, फिर उन पर NSA लगाया गया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये उनके ऊपर बाल हट है, क्योंकि उनको 10 फरवरी 2020 में उनको रिहा कर दिया गया था, लेकिन फिर से उनको अंदर रखने के लिए एक तरह से उन पर NSA लगा दिया गया था। उनके भाई को भी गोली मारने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो बच गए। और उनके फैमिली के साथ में उनको बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। उनकी बूढ़ी माँ जो 65 साल की है वो लगातार उनकी रिहाई के लिए कार्यरत रही है, जिसकी वजह से उनकी रिहाई हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आ रही है। ऐसा नहीं कि बसपा सपा ने उनको कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने बसपा सपा ने भी उनको कांटेक्ट किया, पर ऐसा समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की नज़दीकियों की वजह से और योगी सरकार से टशन के बाद में डॉक्टर कफील जो है वो डेफिनेटली कांग्रेस में जाने वाले हैं। और उनको एक बहुत आगामी उपचुनाव में उन पर प्रियंका गांधी ने उनको पर्सनली फ़ोन किया। आगामी चुनाव में उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी ने बताया है कि आगामी कांग्रेस के उपचुनाव में, जो अगले चुनाव आएंगे, उनको बहुत बड़ी उपचुनाव में उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। और अभी वो जयपुर में ही रहेंगे थोड़े दिनों तक, क्योंकि योगी सरकार से तो एक्चुअली उनको अपनी नौकरी वापस लेनी है, लेकिन उनका मानना है, उनको ये डर है कि कुछ दिनों तक, जब तक वो पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाते हैं, वो यूपी में नहीं रहेंगे, क्योंकि योगी सरकार उन पर फिर कोई नया मुकदमा लगा के उनको फिर से अंदर कर देगी, जैसा 2.5 साल से करती आ रही है। तो इसीलिए वो इस तरह की जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया है कि G20 देशों में सबसे ज़्यादा GDP जो गिरी है वो भारत की गिरी है, और उसकी वजह जो है अनप्लान्ड लॉकडाउन को बताया जा रहा है। और लॉकडाउन के चलते भी हम लोग जो है बेसिक व्यवस्था जो कोरोना से बचने की हम लोग नहीं कर पाए, जो बाकी देशों ने लॉकडाउन के चलते की थी। तो ये G20 सदस्य देशों ने बताया है कि ऐसा नहीं किया गया भारत में, और भारत जो है सबसे ज़्यादा परेशानी का जो है सबब ले रहा है, क्योंकि लॉकडाउन जो था वो अनप्लान्ड लॉकडाउन था।